हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है व्हाई पाकिस्तान लॉस्ट द स्पेस रेस फ्रॉम इंडिया, इंडिया चंद्रयान 3। ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर भाई हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे क्यों हम इतना इंडिया से पीछे रह गए और इंडिया आज इतना आगे चला गया। क्या सीन है देखेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। दो स्टार्ट। आज से 3 रोज पहले हिंदुस्तान की तरफ से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया, जो कि मून की एक्सप्लोरेशन का मिशन है। और कहा यह जा रहा है कि ये 24 अगस्त के करीब लैंड करेगा सरफेस पे। लैंड करे सक्सेसफुली या ना करे, इट इज़ स्टिल अ ह्यूज फीट। उसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि इफ़ इट लैंड्स तो ये दुनिया का चौथा मुल्क होगा हिंदुस्तान जो कि चांद की सतह पर लैंड करेगा। यानी कि सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन के बाद हिंदुस्तान चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा मून लैंडिंग करने वाला। और साथ साथ ये भी कि इस मिशन का डिफरेंस एक ये है कि बाकी ममालिक चांद की सरफेस पे जो लैंड करते रहे हैं वो और साइड थी, और ये फार साइड को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जो कि साउथ की साइड है। ये वो साइड है जहाँ पर अक्सर तस्वीरों में आपको अंधेरा दिखाई देगा चांद पर। और वो इसलिए कि अमेरिकन और जो रशियन और जो चाइनीज़ मिशंस थे वो दूसरी साइड पर थे, लेकिन यहाँ पर साउदर्न साइड पर इंडियन साइंटिस्ट की तरफ से कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पॉट किए गए, इसीलिए डाटा कलेक्शन के लिए वहाँ पर भेजा गया चंद्रयान। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये लैंड करने के बाद डाटा वापस भिजवाएगा। तो बहुत से लोग इस बात को डिबेट कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें। हालांकि आपकी इत्तला के लिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ था। तो आज ज़रा एनालाइज करते हैं कि क्या वजह रही कि जो सुपार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इसरो ISRO जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी है वो आज तरक्की की मनाजिल तय करती दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम था सुपार्को के नाम से, वो 1961 में बना। और उस वक्त में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क था जिसका अपना स्पेस प्रोग्राम था, तीसरा, आफ्टर सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। तो आप हिसाब लगाइए कि दुनिया भर की दो बड़ी ताकतें जो उस वक्त सर्द जंग यानी कि कोल्ड वॉर में मसरूफ थीं, उसके बाद तीसरा मुल्क पाकिस्तान था जो कि एनविजन कर रहा था कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है और खला में अपने मिशंस भेजने हैं। इतना आगे थे हम वक्त में। और हिंदुस्तान का स्पेस प्रोग्राम अंडर इसरो 1969 में आता है। तो हिंदुस्तान से 8 साल पहले पाकिस्तान वॉज देयर। 1962 में हमने अपना पहला रॉकेट जो है वो खला में भेजा जिसका नाम रहबर 1 था। और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि पाकिस्तान के फिजिसिस्ट थे और नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट थे, वो डायरेक्टर थे इस प्रोग्राम के। और उनकी निगरानी के अंडर ये सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। और देखा जाए अगर तो उसके बाद चलकर जो जर्नी है वो 60s के बाद 70s के बाद बिल्कुल गायब होना शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जो हमने किया वो तो आपके सामने ही है कि उनकी रिलीजियस एसोसिएशन को बेस बना के और उनकी पूरी कम्युनिटी को डिसइनफ्रेंचाइज करके हमने ये फैसला कर लिया कि अपनी साइंस अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से रॉट का आगाज़ होता है। और वो उसकी वजह यह है कि हमने ओन नहीं किया अपनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स करने वाले एक इंसान को, जो कि एक ऐसा इदारा बन सकता था जो आज के नौजवानों को इंस्पायर करता कि वो भी साइंस की फील्ड में कुछ करें। तो आगे बढ़ के अगर 90s की बात करें तो 90s में भी बदर 1 के नाम से चाइना से हमने एक मिशन लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल खामोशी रही और कोई भी नई इनोवेशन सुपार्को नहीं कर पाया। और उसकी वजह जो थी वो ये थी कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट भी ख़त्म हुआ, लैक ऑफ फंडिंग भी हो गई और कोई प्रोग्राम जो था उसको एग्जीक्यूट वो नहीं कर पाए। और अब अगर आप लिस्ट उठा कर देखें कि सुपार्को को हेड कौन करता रहा तो आपको सिर्फ रिटायर्ड अफसरान के नाम मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हिंदुस्तान की इसरो की बात करें तो वो 2008 में 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। ठीक है, 2017 के अंदर हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ता है 107 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक सिंगल रॉकेट से। और अब तक जो टोटल नंबर है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसरो की तरफ से वो है 417। ठीक है, अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। और इसरो का बजट है $1600 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान का $25 मिलियन और हिंदुस्तान का है $1600 मिलियन। तो इतना बड़ा डिफरेंस है फंडिंग का। और इससे ही वाजे होता है कि कितना इंटरेस्ट वो ले रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में
और आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में स्पेस सेक्टर जो है वो 9.6 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है इसरो इस ने वक्त। बजट खुद बनाया और 2025 तक वो इसको 15 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। और जब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आती है, मार्केट का साइज़ बढ़ता है, तो स्टूडेंट्स भी मज़ीद इंटरेस्ट लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, और एक थ्राइविंग किस्म की इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है जिसमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, आजकल के दौर में अगर आप स्पेस के अंदर सेल्फ रिलायंट हैं, अपने ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी मुल्क की खिदमत नहीं चाहिए। आप मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं अपने मुल्क को, क्योंकि आप जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए रिकॉनेसेंस मिशंस हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, यानी कि आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो कि फ्यूचर की वॉर है, बेसिकली 5G की वॉर है और चीज़ों की वॉर है, उसमें किसी पे इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा अगर आपका अपना स्पेस प्रोग्राम थ्राइविंग है तो। वो इसीलिए कि अगर हम इसरो की भी बात करें तो अब भी जो इसरो एस्पायर करता है वो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में करता है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में करता है। तो अगर इन दो चीज़ों में उनको सेल्फ रिलायंस हासिल हो जाती है मुकम्मल तौर पे, तो फिर हिंदुस्तान could become a major power when it comes to security and communication purposes। और पाकिस्तान को अब भी अपनी हर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, अपने हर जो है इस किस्म के मिशन के लिए जिसमें सैटेलाइट की सर्विसेज दरकार हैं, उसमें फॉरेन पावर्स पर रिलाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीटली सिक्योरिटी पर्पसेस में भी सेल्फ रिलायंट नहीं हैं। तो अगर हम एनालाइज करें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, इसराइल और चाइना से भी पहले अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया और आज इट इज़ नोवेयर टू बी सीन, तो पहली चीज़ ये है कि साइंटिफिक रैशनैलिटी इस मुल्क से ख़त्म हो गई है। यहाँ पर कोई भी साइंस का फ़ायदा उठाने या उसकी अफादियत को रियलाइज़ ही नहीं करता। सही बोला। बच्चों को स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है ना वो साइंस है, ठीक है, और इसके अलावा जो मुआशरे के अंदर सुपरस्टिशियस एटीट्यूड्स की प्रेवलेंस है, जो हर चीज़ के अंदर दकियानूसी ख्यालात को आप मिक्स कर देते हैं साइंस से, उससे होता यह है कि स्टेट लेवल के ऊपर साइंस का भी मजाक उड़ता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की कोई बात नहीं करता, ऑर्गेनाइज नहीं करता सिस्टम को, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि रैशनैलिटी और मंतक की रिस्पेक्ट नहीं है। एक ऐसा मुल्क है जो मैथ्स लेवल के ऊपर साइंस का, लॉजिक का, मैथमेटिक्स का, रैशनैलिटी का मजाक उड़ाता है। एक ऐसा मुल्क है जो ये कहता है कि किसी भी थ्योरी को उनके सामने प्रेजेंट करें तो वो कहते हैं ये सिर्फ एक थ्योरी है, इस पे यकीन करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो कि डॉगमास को, ऑर्थोडॉक्सी को और साइंस को अलहदा ही नहीं कर पाया। एक ऐसा मुल्क जिसने बच्चों की टेक्स्ट बुक्स के अंदर साइंटिफिक थ्योरीज को डिसप्रूव करके उसको अमेलगमेट करके अपने फेथ के साथ प्रेजेंट किया और ये बताया कि नहीं, जो भी चीज़ आपकी आइडियोलॉजी से मुतसादिम है उसको ना पढ़ना है ना उस बारे में सोचना है। हालांकि कुरान के अंदर इतनी जगह लिखा हुआ है कि आप गौर व फिक्र करें दुनिया के ऊपर और असबाब तलाश करें और देखें किस तरह से ये क्रिएट हुई, लेकिन उस तरफ नहीं आना। आपको सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान तबके ने ये बताया कि आप हर चीज़ पसे पुश डाल दीजिए और हम जो मजहब फरोशी कर रहे हैं उसकी बुनियाद पे हमें वोट दीजिए। पूरी मैथ्स डिलूटेड आपको लगेगी इस टाइम पर। रैशनैलिटी और साइंस का कहीं कल्चर नहीं मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री तो ग्रो नहीं कर रही, अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं, इंजीनियर्स तो जॉबलेस होकर सड़कों पे रुल रहे हैं, वो तो रेडी लगा रहे हैं या कोई छोटा कारोबार करके गुजर बसर कर रहे हैं या CSS कर रहे हैं। तो जब एक बच्चा देखेगा कि इस मुल्क के अंदर स्कोप ये है कि जो साइंसदान बनना चाहता है, जो फिज़िक्स पढ़ना चाहता है या जो इंजीनियर है, उसका ये असर हो रहा है कि उसको 20,000 की नौकरी मिल नहीं रही, तो वो बेवकूफ़ है कि इस तरफ आगे जाएगा। स्टेट की तरफ से असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी और इंसेंटिवाइज करना चाहिए था इन इदारों को, जो कि नहीं किया। इंसेंटिवाइज किसको किया? उन लोगों को जो कि बम बांध के फटते फिरते हैं बाजारों के अंदर। इंडस्ट्री वो वाली ग्रो की जो कि वेपनाइजेशन की इंडस्ट्री थी, इसीलिए आज आपको साइंस की तरफ आता हुआ कोई नौजवान भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। बिल्कुल यार ठीक बोला। देखो यार, किताबों में अपनी तालीम इन्होंने अपनी साइंस बनाई हुई है और चीज़ों में देखा जाए अपनी है, तो ये चीज़ें हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, वो जो हमारी बुक्स हैं, वो आज से उनका सिलेबस मेरे ख्याल में 50-50 साल 70-70 साल पुराना है। तो भाई कहाँ से बच्चे न्यू टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चा कोई गलती से मतलब ये सारा पढ़ भी लेता है, अच्छा होता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, उसको नौकरी नहीं मिलती 20,000 और अगर जो मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, जिसके पास सही टैलेंट होता है, वो आगे बढ़ने का उसके पास सब कुछ होता है, वो देखता है पाकिस्तान में कुछ नहीं है, उसको बाहर बुला लेते हैं, बाहर चला जाता है। ये टैलेंट का हाल है हमारे मुल्क में। और इस नजर से अगर देखा जाए
इंडिया में हर टैलेंटेड बच्चे को अपने जो है ना बड़ी बड़ी इंडिया में एक साइंटिस्ट की जो सैलरी है लाख से ऊपर है, इंडियन रुपीस की बात कर रहे हैं। हाँ। जो नॉर्मल साइंटिस्ट भी है उसकी भी लाख से ऊपर है। वो कहते हैं इतनी इधर मिल रही है, मैं इधर बाहर क्यों जाऊं, मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं इधर अपनी और फैमिली सबसे हाँ। बड़ी बात ये है कि देशभक्ति है यार। सही बात, मैं सही बात। सच्ची बात बोलूं, देशभक्ति है भाई इनमें। हाँ। पाकिस्तानियों में भी अभी तक देशभक्ति थी, मैं ये नहीं कहता कि इनमें नहीं थी, लेकिन इधर कुछ लोगों को अब उम्मीद ही नजर नहीं आ रही, तो देशभक्ति को क्या बंधन है और करना? दूसरी मेन हाँ। बात ये है कि हम अपनी लड़ाइयों में ऐसे घुसे हुए हैं ना कि हमारा तो ये एजुकेशन की तरफ तो वो ध्यान ही नहीं है। हाँ। इधर पता है क्या, मैक्सिमम मैं आपको बताता हूँ 70% आप बोल सकते हो, मैं 30% का नहीं बोल रहा हूँ। 70% स्टूडेंट जब वो 10th क्लास में पहुंचते हैं ना, उसके बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि इधर के हालात इस किस्म के, उनको घर वालों को गुजारा करना पड़ता है। 20 to 30% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 5th क्लास या 8th क्लास में पहुंच कर स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये सीन है। कुछ होते हैं जो आगे चले जाते हैं, जो पढ़े जाते हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर निकल यूनिवर्सिटीज जाते में से हैं। बिजनेस हाँ, बनाया हुआ है। हाँ। वो तो बिजनेस है, वो पढ़ा नहीं रहे, वो बिजनेस कर रहे वाकई हैं। में। तो वो ऐसी ऐसी फीसें मांगते हैं कि आगे पढ़ने का बंदों का मतलब जो कहते हैं ना, वो कोई चांस ही नहीं रहता भाई। वाकई में, तो फिर वो बाहर कहते हैं निकले, कुछ करें, कैसे भी करके बाहर निकले और कमाए। और आज हम आगे 50 सालों में भी हम जो हालात चल रहे हैं ना हमारे स्पेस एजेंसी के, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।